एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए रिटायर होने के लिए? अब ये जो क्वेश्चन है बचपन से हम सुनते आते हैं, ठीक है, बचपन से हमें कहते हैं कि यार कुछ इतना पैसा कमा लो कि रिटायर हो जाओ, जिंदगी में दोबारा काम ना करना पड़े। और अधिकतर लोगों का जो पूरा रोल ऑफ वर्क होता है वो ये होता है कि यार एक पॉइंट पे आके काम ना करना पड़े, तो हम काम करते ही इसीलिए हैं कि हमें एक टाइम पे आके काम ना करना पड़े। नाउ व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड डू वी रियली ओवर एस्टिमेटेड? क्या हमें एक्चुअली में लगता है कि जितना पैसा हमें चाहिए एक्चुअली में रिटायर होने के लिए उससे बहुत ज्यादा हम ट्राई करते हैं? तो रियलिटी क्या है, प्रॉपर्ली मैथमेटिकली डायसेक्ट करते हैं कि हाउ मच मनी डू यू रियली नीड। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रहते हो तो फिर वो जो अमाउंट है रेडिकली डिफरेंट है, ठीक है। एंड अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो, अगेन व्हाट यू थॉट इज नॉट द रियल अमाउंट। लेट्स सी कि अगर हम एक सर्वे करते हैं कि आम आदमी कितना सोचता है, तो ट्विटर पे एक इंसान ने सर्वे किया था कि हाउ मच मनी डू यू थिंक यू नीड टू रिटायर। अधिकतर लोगों का जो असम्पशन था इट वाज लाइक वेल कम से कम 20 करोड़, 30 करोड़, इतना तो चाहिए होगा। द आंसर इज नो, नॉट इवन नियरली। कुछ लोगों का बिल्कुल लो बॉल भी था कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए, बिकॉज 1 करोड़ इज टू मच लो बॉलिंग। इफ यू रियली वॉन्ट टू लिव अ डिसेंटली गुड लाइफ, कि आप वेकेशन से भी जा सको, सिर्फ खाना पीना ना हो, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान हो ही, साथ साथ में घूमना फिरना भी हो पाए, साल में 2-3 अच्छी वेकेशन ले पाओ, आराम से जी पाओ। अगर कोई कार पसंद आ रही है या कोई घर पसंद आ रहा है, ठीक है, इफ नथिंग तो उसे ले पाओ, यू नीड अ मिनिमम ऑफ 5 से 6 करोड़ रुपए। कितना होगा ये? यानी अराउंड अराउंड 7 से 8 लाख डॉलर्स। अब 7 से 8 लाख डॉलर्स बना पाना इतना ईजी तो नहीं है, 5 से 6 करोड़ रुपए। द आंसर इज एक्चुअली है, अगर आप अपनी एस चालू करते हो एक काफी यंग एज में, लेट्स से यू आर 18, ओके, और 17, ना के घर वालों ने एस चालू करा रखी है, अपने खुद से अपनी एस चालू कर रखी है, देन रीचिंग द मार्क ऑफ 1 करोड़ वो टेक यू अराउंड 25 to 30 years। लेट्स से कि 20,000 के 25,000 के एसआईपी है तो ठीक है। अब अगर आप खुद से चालू कर रहे हो देन द केस माइट बी वेरी डिफरेंट, ओके। काफी बार बच्चे कहते हैं कि क्या एज अ स्टूडेंट हम एसआईपी चालू कर देनी चाहिए अपनी खुद से, जो घर से पैसे आते हैं करके 4,000 आते हैं, कि मुझे 2,000 एसआईपी में डाल देनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार बिल्कुल भी नहीं। लेट से आपने 2,000 रुपये एसआईपी में लगा भी दिए, ठीक है, आपका चलता रहा एसआईपी अगले 3 साल तक, आपने 36,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। एंड लेट्स आपने 5 साल भी चलाई, अगर कॉलेज 5 साल चला, आपने 5 साल तक 70,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए एंड उसमें इंटरेस्ट रहा 12%, आपके पास टोटल 92 से 96,000 होंगे एट द एंड ऑफ द डे। वेल इज इट रियली वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। अगर आप उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं किसी स्किल को ड्रॉ करने में, तो उतनी तो आपकी जॉब लग जाती है यार, है ना। 90,000 की एसआईपी वर्सेज आपकी 90,000 की महीने की जॉब लग जाए, ऑब्वियसली द जॉब इज बेटर। तो एज अ स्टूडेंट आई थिंक यार जितना बोला जाता है, अगर आप बिल्कुल करना चाहते हो टू फाइंड आउट हाउ दीज थिंग्स वर्क, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप सोचते हो कि एज अ स्टूडेंट मुझे एसआईपी चालू कर देनी चाहिए, आई completely disagree. I think use that money to build skills and leverage that you can again use to do something else. Okay. Now बहुत लोग कहते हैं कि यार एस के अलावा और भी तो चीज़ें हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ठीक है। तो देखो मेरा मानना है कि अगर आप सेफली खेलना चाहते हो, ठीक है, तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड आर नॉट एग्जैक्टली द वे फॉर यू। अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हो और आपको लगता है कि यार बिल्कुल सेफ रहना है, पैसे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो स्लो एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ वुड बी समथिंग दैट आर वर्थ फॉर यू। लेकिन अगर आप उस टाइप के आदमी को नहीं, मुझे रिस्क लेना पसंद है, ठीक है ना, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, तब आप उस एरिया में जा सकते हो। बिकॉज गोल्ड में अगेन यू वुड बी स्टक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। रियल एस्टेट में तो खैर बहुत सारे स्कैम्स होते ही होते हैं, इसमें वी कैन टॉक अबाउट सम अदर डे। बट एस में एक चीज़ की गलती लोग हमेशा करते हैं कि जैसे मान लो वॉर हो गई, ठीक है, या कोई बड़ा डिजास्टर आ गया और उस कंपनी की या जो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है सडनली ड्रॉप कर गई 20 to 30%, जैसे कोविड में करी थी, 2008 में करी थी, 2001 में करी थी .com बबल के क्रैश के टाइम में, 2026 में भी करी है ईरान वॉर के टाइम में थोड़ी बहुत। लोग तुरंत अपने एस बंद करा देते हैं या फिर अपने स्टॉक्स को बेचने लग जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये करोगे तो आपकी एस ऑब्वियसली कभी मैच्योर हो नहीं पाएगी। बट आप कहोगे मैं क्यों ना करूँ, या मेरी एस की वैल्यू गिर रही है, दिस इज ऑब्वियसली व्हाट आई वुड डू। द आंसर इज नो, दैट इज नॉट व्हाट यू वुड डू। बिकॉज जब आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर रही है, स्टॉक की वैल्यू गिर रही है, तब सेम यूनिट्स वही 20-25 हज़ार रुपये जो जा रहे थे महीने के, वो और ज़्यादा अमाउंट खरीदेंगे। एंड जब वो रिबाउंस होके आएगा, आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी भी। इतनी छोटी सी बात को जब हम लोग मिस कर देते हैं तो अपने पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर लेते हैं। तो दैट इज नॉट समथिंग यू आर सपोज टू डू, ओके। तो लेट्स से कि अगर आप स्टार्ट करते हो 50,000 रुपीज़ आज के टाइम में, ठीक है, इफ़ यू हैव इनफ मनी टू स्पेयर, ठीक है, 1.5 लाख तक आप कमा रहे हो और आप 50,000 की एस डालते हो, तो अराउंड लगेगा 20 साल उस एस को 1.5 से 2 करोड़ तक पहुँचने में। अब इफ़ यू कैन वेट दैट मच, वेल एंड गुड। इज इट वर्थ वेटिंग? ऑफ कोर्स इट इज़, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन को अमाउंट करते करते इससे भी अगर आपको सेफर तरीका चाहिए कि बिल्कुल पैसा बिल्कुल ही सेफ रहे, तो द आंसर इज PPF, बट दैट विल नॉट गिव यू एज मच इंटरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द वे टू गो। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी, जो कोट एंड कोट रिच क्लास होती है, एंड देन हाई नेट इंडिविजुअल्स यानी कि अल्ट्रा रिच क्लास, इन लोगों में क्या डिफरेंस रहता है रियल एस्टेट खरीदने में एक्चुअली में? हाउ डू दे एक्चुअली व्यू रियल एस्टेट? एंड काफ़ी बार हम सुनते हैं कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। हाउ डू दीज पीपल एक्चुअली डिफर विद देयर परचेज ऑफ हाउसेज और फ्लैट्स, ठीक है। इस बारे में लोग जिस तरीके से सोचते हैं वैसा यूजुअली होता नहीं है। उन्हें लगता है कि यार अमीर आदमी के पास पैसा है तो वो पैसे फेंक के बस बिल्डिंग्स खरीद लेता है, ठीक है, रेंट पे लगा देता है, एंड यू नो दे गेट अ पैसिव इनकम आउट ऑफ दैट। द रियलिटी इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। द रियलिटी इज कि वो पैसा बोरो करने के बाद यानी डेप्ट में जाने के बाद पैसा बनाते हैं, रेदर देन पैसा बनाने के बाद बिल्डिंग को लेना। अब इसे अगर हम और डिटेल में समझें तो होता क्या है, ध्यान से सुनते हैं। देखो, गरीब आदमी के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी पैसा है ही नहीं, ठीक है। जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, वो लोग इस पिक्चर में आ नहीं पाते, बिकॉज रियल एस्टेट इज प्रीटी एक्सपेंसिव टू बिगिन विद, अगर आप एक्चुअली में उससे एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो। यहीं पे मिडिल क्लास आदमी सोचता है इस सेंटेंस को लेके कि रियल एस्टेट तो एक्सपेंसिव है, कि इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक है। यूजुअली जो उनकी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स होती हैं वो किसी एक घर में जा रखी होती हैं, एंड दे आर वेरी अटैच्ड टू द हाउस कि यार ये तो हमारा घर है। द थॉट ऑफ रिस्किंग इट फॉर डूइंग समथिंग बिगर वुड नेवर क्रॉस द माइंड ऑफ अ मिडिल क्लास मैन, है ना। वो हमेशा ये सोचेगा कि यार यही तो है जो है, इसको दाव पे तो लगा, मतलब ये तो बेवकूफ़ी है ना कि जो है उसी को दाव पे लगा दूं। बट एक आदमी जो रियल एस्टेट को एक्चुअली में पैसा बनाने के लिए यूज़ करता है, दे थिंक वेरी डिफरेंटली। ना व्हाट दे डू इज कि लेट्स से कि कोई 50 लाख का घर है, ठीक है, और आदमी की जेब में जो है करीब 10 या 12 लाख रुपए हैं। अब एक आम आदमी सोचेगा कि यार 12 लाख हैं, 4 साल और सेविंग करूंगा, 50 लाख तक पहुंच जाऊंगा। बट जब तक वो 50 लाख तक पहुंचेगा, वो 50 लाख का घर जो है 80 या 90 लाख पे पहुंच पाएगा, एंड इसी रैट रेस में वो कभी फुलफिल कर ही नहीं पाते थे ड्रीम्स, होता ड्रीम हाउस कभी ले ही नहीं पाते। दूसरा जो बंदा है वो कैसे सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मेरे पास 10 लाख है, वेल एंड गुड, ठीक है, वो उस घर को लेगा, 10 लाख की डाउन पेमेंट करेगा, ठीक है ना, अराउंड 25% डाउन पेमेंट हो गया, 10 लाख रुपए, 1/5। उसको डाउन पेमेंट में करने के बाद व्हाट ही विल डू इज कि ही विल रेंट इट आउट। वो खुद उस घर में नहीं रहेगा, उस घर को रेंट आउट कर देगा, ठीक है। अब रेंट आउट करने के बाद एक 50 लाख के घर में सालाना लगभग अगर हम 10% का मान ले उसे EMI पे करना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट प्लस थोड़ा सा बेस अमाउंट, लेट्स से कि वो 10% है या 11% है, 5 से 5.5 लाख रुपए, ठीक है। उसने उस घर को लगा दिया अराउंड 20 से 25 हज़ार के रेंट पे, ठीक है, एंड अराउंड 40 to 60% ऑफ जो कॉस्ट है उस पूरी EMI की वो रेंट से आती रहेगी। बाकी 20 to 30% जो 2-3 लाख रुपए अगर बच भी जाता है तो काफ़ी बार रेंट पूरा भी कवर कर लेता है बाय द वे। अगर कुछ बच भी गया तो वो कहते हैं जेब से पे करेगा, एंड आने वाले टाइम में रेंट इंक्रीज करते करते उसके पास एक रेंटल सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, एक घर भी होगा, और इस घर की वैल्यू 50 लाख से करोड़ों में भी जा चुकी होगी, ठीक है, 90 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से। अब ऐसे वो रिपीट करते रहता है अंटिल ही हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज। दिस इज हाउ पीपल एक्चुअली प्ले इन रियल एस्टेट। एक आम आदमी क्या सोचेगा कि यार ये घर है, ठीक है, मैं लेना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, पैसे बचाऊंगा बट कभी बच नहीं पाएंगे, बिकॉज रियल एस्टेट जो है वो बढ़ती रहेगी आपके साथ साथ, और इन्फ्लेशन से आपकी सैलरी की वैल्यू कम होती रहेगी। बट एक्सेप्ट दैट एज वेल, लेट्स से कि आने वाले 10 साल के बाद आपने पैसे जुटा भी लिए, आपने घर खरीद भी लिया, यू कैन नेवर मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट इज वेरी जो हमारा माइंड सेट आता है ना कि यार यही है जो है, एंड इसके साथ बिल्कुल भी रिस्की चांसेस लेना बेवकूफ़ी है, जो कि सच बात भी है, बेवकूफ़ी भी है, बट देवर ऑलवेज बेटर वेज। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs, ठीक है। अब ये लोग जो करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिकॉज दे डोंट परचेज प्रॉपर्टीज, दे लिटरली परचेज एम्पायर्स ऑल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने USA में कभी देखा हो तो देयर इज अ गाय कॉल्ड ग्रांट कॉर्डोन, ठीक है, वो जाके सीधे सीधे कॉम्प्लेक्सेस खरीदता है। इसके अलावा के पास और भी बड़े बड़े डीलर्स हैं। गौर सिटी, इसका आपने नाम सुना होगा, नोएडा में, इट इज़ अ बिग बंच ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचने के पहले वर डूइंग द सेम थिंग एज वेल। तो क्या एक आम आदमी कर सकता है? द आंसर इज बिल्कुल कर सकता है। रियल एस्टेट इज समथिंग दैट इज कोट एंड कोट अ हार्ड सोर्स फॉर मनी, ठीक है ना। जैसे स्टॉक्स होते हैं, दे आर पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक अगर मार्केट नहीं है तो स्टॉक नहीं है। रियल एस्टेट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज इन योर हैंड्स, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि
काफ़ी स्कैम्स होते हैं रियल एस्टेट में, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो लैंड होता है उसकी होर्डिंग्स होती हैं, उसे कब्जा लिया जाता है, फिर उसे बेच दिया जाता है। अब आपको बेच दिया जाते हैं, पैसे दे दिए, बट वो सरकारी लैंड था। तो ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। बट उसके अलावा आई थिंक इफ़ यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग रियल एस्टेट, then the concept of leveraged debt, this is something you should go into.